एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों का बुनियादी असूल एक ही है, यानी न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शंस। लेकिन ये होता क्या है? और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर दोनों के अंदर एक ही चीज़ हो रही है, तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर भी एटॉमिक बॉम्ब की तरह धमाका क्यों नहीं करता? फ़र्क क्या है? चलें ये जानते हैं। तो फिर न्यूक्लियर फिजन क्या है? देखें, फिजन का मतलब है टूटना। तो न्यूक्लियर फिजन एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें भारी न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में तकसीम हो जाता है। लेकिन ये असल में टूटा कैसे है? एक तरीका ये है कि ये खुद ही बेसाख्ता टूट सकता है। ये खुद ब खुद हो सकता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आम तौर पर हम इसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या कभी कभी इसे बेसाख्ता फिजन भी कहते हैं। लेकिन जब हम आम तौर पर न्यूक्लियर फिजन कहते हैं तो हम इस बारे में बात कर रहे होते हैं जहां हम खास तौर पर इसे न्यूट्रॉन से बमबारी करते हैं और तोड़ते हैं। जरा सोचें, ये न्यूक्लियस पहले ही अनस्टेबल यानी गैर मुस्तहकम है। अब आप इस पर एक और न्यूट्रॉन डालें तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी चीज़ को धक्का देकर गिरा दिया जाए और फिर ये छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। और यहाँ जब ये टूटता है तो कुछ न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं। आमतौर पर 1 से 3 न्यूट्रॉन्स निकल आते हैं। तो एक मिसाल लेते हैं। अगर आप यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम का एक आइसोटॉप लें और इसे न्यूट्रॉन से बमबारे करें तो ये स्ट्रांटियम 94 और जेनान 140 में टूट सकता है। नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, नंबर यहाँ लिखे हुए हैं, इसकी फिक्र ना करें। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि क्या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे? हाँ, हम कर सकते हैं। हमें बस ये करना है कि जैसे हर न्यूक्लियर रिएक्शन में करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को गिनना है। तो अगर मैं प्रोटॉन्स को देखती हूँ, मेरे पास बाएं जाने पर 92 प्रोटॉन्स हैं। दाएं जाने पर कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 जमा 4 है 12, 5 जमा 3। अच्छा, यहाँ भी मुझे 92 मिल गए, ठीक है। लेकिन पार्टिकल्स की कुल तादाद क्या होगी? तो मेरे पास 235 जमा 1 है, यानी 230 यानी 236 बाएं जाने पर। लेकिन यहाँ 94 जमा 140, तो आखिरी नंबर 4 आता है। 9 जमा 4 बनता है 13, तो एक कैरी आ गया। इस तरह मुझे 234 मिल गया। तो यहाँ सिर्फ 234 पार्टिकल्स हैं। इसका मतलब है कि 2 पार्टिकल्स निकल गए होंगे और ये लाजमी 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आपने सारे प्रोटॉन्स पहले ही गिन लिए हैं। तो इसी तरह मैं जान सकती हूँ कि यहाँ लाजमी 2 न्यूट्रॉन्स निकले हैं। लेकिन आपको पता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसी रिएक्शन के नतीजे में आपको बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक और यूरेनियम 235 लें और इसे एक और न्यूट्रॉन से बमबारी करें, बिल्कुल वही रिएक्टेंट है, लेकिन इस बार आपको बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। आपको बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 मिल सकते हैं, फिर भी हमें कुछ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। अब आप यहाँ वीडियो को रोकें और ख़ुद कोशिश करें कि मालूम करें कि आपको यहाँ कितने न्यूट्रॉन्स मिलने चाहें। ठीक है, दोबारा हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स की तादाद मुतवाज़न है। आपके पास 56 जमा 36 बराबर है 92। लेकिन कैसे? कल पार्टिकल्स कितने हैं? हमारे पास यहाँ फिर 236 हैं। इस बार हमारे पास 1 जमा 2 जमा 3 14 जमा 9 बराबर है 23। तो आपको 233 मिलता है। इसका मतलब है देखें 3 पार्टिकल्स कम हैं, तो इस बार हमें 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। और बिल्कुल फ्यूजन रिएक्शंस की तरह यहाँ भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी आमतौर पर प्रोडक्ट्स और न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी की सूरत में निकलती है। और चूंकि एनर्जी रिलीज होती है, और याद रखें कि एनर्जी और मास एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स का मास रिएक्टेंट्स के मास से कम होगा। और सिर्फ मास का फ़र्क निकालकर आप ये जान सकते हैं कि कितनी एनर्जी निकलती है। यही मास का फ़र्क असल में एनर्जी की सूरत में निकला है। यही चीज़ हम पहले भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस में देख चुके हैं। बिल्कुल मिलती जुलती बात है। अब क्या हर भारी न्यूक्लियस आपको फिजन रिएक्शंस दे सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो न्यूक्लियाई ऐसा करते हैं
उन्हें हम फिसाइल न्यूक्लियस कहते हैं। तो यूरेनियम 235 फिसाइल है क्योंकि ये फिजन रिएक्शन से गुजरता है और आपको एनर्जी देता है। लेकिन अगर आप यूरेनियम का दूसरा आइसोटोप देखें जो कि यूरेनियम 238 है, तो पता चलता है कि ये नॉन फिसाइल है। ये आसानी से न्यूक्लियर फिजन से नहीं गुजरता। और अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियस ज़्यादा फिसाइल क्यों होते हैं, यानी फिसाइल होते हैं और कुछ नहीं, तो इसका ताल्लुक एनर्जी और स्टेबिलिटी से है। असल में यूरेनियम के लिए जब ये फिजन से गुजरता है तो आपको ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इसीलिए एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यूरेनियम 238 के लिए ऐसा नहीं होता, या कम से कम ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जाहिर है हम इसमें ज़्यादा मालूमात में नहीं जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल ये है कि हमें इससे कितनी एनर्जी मिलती है। अगर आप सिर्फ एक रिएक्शन देखें तो जाहिर है हमें बहुत थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आपको काबिल इस्तेमाल मिकदार चाहिए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस की ज़रूरत होगी। लेकिन ये अमली तौर पर कैसे किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन के लिए आपको यूरेनियम न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन से बमबारी करानी पड़ती है। तो हम कैसे यकीनी बनाएं कि इस तरह के बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हों? इसका जवाब हमारे सामने है। क्योंकि हर न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में हमें कुछ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। अगर हम ये यकीनी बनाएं कि ये न्यूट्रॉन्स जाकर दूसरे यूरेनियम 235 के एटम्स न्यूक्लियाई को लगें तो वो दोबारा फिजन से गुजरेंगे और आपको मज़ीद न्यूट्रॉन्स मिलेंगे और हर एक मज़ीद फिजन रिएक्शन करेगा। यहाँ मैं आपको ये दिखा सकती हूँ, तो मैं अगले सफ़े पर चलती हूँ। ये लीजिए। अगर आपके पास एक न्यूट्रॉन है जो यूरेनियम 235 से बमबारी करता है और आपको एनर्जी, फिजन रिएक्शन एनर्जी और कुछ न्यूट्रॉन्स देता है। अब अगर ये न्यूट्रॉन्स जाकर मज़ीद यूरेनियम 235 को लगें तो आपको और भी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और ये सिलसिला चलता रहता है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा। शुरू में आपके पास एक फिजन होता है, फिर 3 फिजन, फिर 9 और इसी तरह आगे बढ़ता जाता है। तो हर सेकंड में होने वाले फिजन की तादाद बढ़ती ही जाएगी। इसी को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। आप शुरू करते हैं सिर्फ चंद रिएक्शंस फी सेकंड से नहीं, बल्कि बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से ये तादाद बढ़ती है और थोड़े ही वक्त में आप बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। यही पूरी सोच है एटॉमिक बॉम्ब के पीछे। जो चीज़ एटॉमिक बॉम्ब को आम बॉम्ब्स के मुकाबले में इतना ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है वो ये है कि यहाँ हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि केमिकल एनर्जी के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होती है जो हमें आम बॉम्ब से मिलती है। तो थोड़ी सी फिसाइल मटेरियल से भी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन बस यही बात ख़त्म नहीं होती। आप देखें कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स आमतौर पर रेडियो एक्टिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि धमाके के बाद भी पूरा इलाका रेडियो एक्टिव आइसोटोपस से आलूदा हो जाता है, जो आने वाले कई सालों तक मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस पूरे इलाके को रहने के काबिल नहीं छोड़ते। तो हाँ, एटॉमिक बॉम्ब वाकई बहुत ज़्यादा तबाहकुन होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इसी को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इस्तेमाल करें, फ़र्ज़ करें, तो आपको फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में कहीं ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी हम केमिकल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। और जाहिर है न्यूक्लियर एनर्जी इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा यह है कि फॉसिल फ्यूल्स में चूंकि आप कंबस्टन रिएक्शंस इस्तेमाल करते हैं, इसलिए CO2 माहौल में निकलता होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अब ये हमें असल सवाल की तरफ ले आता है। हम चेन रिएक्शंस को न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या ये भी एटॉमिक बॉम्ब की तरह फट नहीं जाएंगे? तो असल फ़र्क क्या है? असल फ़र्क ये है कि यहाँ बॉम्ब की बात हो तो हम बेकाबू चेन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। अभी जो कुछ हमने देखा इसे बेकाबू चेन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जब बात पावर की हो, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, तो हम काबू वाले चेन रिएक्शंस इस्तेमाल करते हैं। आप पूछेंगे कि चेन रिएक्शंस को कैसे काबू किया जाता है? तो सबसे आम तरीका यह है कि बहुत सारे न्यूट्रॉन्स को जज्ब कर लिया जाए।
तो फर्ज करें हम इस तरह बहुत सारे न्यूट्रॉन्स जज्ब कर लें। फिर देखें न्यूट्रॉन्स जज्ब करने से आप ये काबू कर रहे हैं कि कितनी मज़ीद फिजन रिएक्शंस हो रही हैं। इस तरह आप इसे काबू कर सकते हैं। आप ये यकीनी बना सकते हैं कि एनर्जी एक आहिस्ता रफ्तार पर निकले और इसी तरह आपको कंट्रोल चेन रिएक्शन मिलता है। लेकिन एक और बड़ा फ़र्क भी है। याद है हमने पहले कहा था कि यूरेनियम 238 नॉन फिसाइल है। तो पता ये चलता है कि अगर आप यूरेनियम और लें तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा यूरेनियम 238 ही होता है। इसका मतलब ये है कि आप यूरेनियम और को ना तो सीधा बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही न्यूक्लियर पावर प्लांट के फ्यूल के तौर पर। इसका मतलब ये है कि हमें इसे एक ऐसे अमल से गुजारना पड़ता है जिसमें फिसाइल मटीरियल की मिकदार बढ़ाई जाती है और इस अमल को एनरिचमेंट कहते हैं। और बड़ा फ़र्क ये है कि अगर आप फ्यूल को यानी बॉम्ब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट चाहिए होती है। असल में हमें तकरीबन 90% एनरिच चाहिए होता है और ये बात समझ में आती है क्योंकि आप चाहते हैं कि हर सेकंड में जितनी ज़्यादा फिजन रिएक्शंस हो सकें ताकि पूरा बॉम्ब फौरन बता हो जाए। लेकिन जब बात न्यूक्लियर रिएक्टर्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हो तो वहाँ सिर्फ 3 से 5% तक एनरिचमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि एक यूरेनियम 235 के इर्द गिर्द बहुत सारा नॉन फिसाइल मटीरियल होता है। इसीलिए जो मादा अंदर होता है यानी न्यूक्लियर फ्यूल वो बॉम्ब की तरह तबाह नहीं करता क्योंकि वो इतना एनरिच नहीं होता जितना बॉम्ब के लिए चाहिए। तो खैर कंट्रोल चेन रिएक्शन इस्तेमाल करके हमें एनर्जी मिलती है जो इन प्रोडक्ट्स की किनेटिक एनर्जी की सूरत में होती है और फिर इसी एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है। और फिर ये अमल तकरीबन वैसा ही है जैसे किसी भी और पावर प्लांट में होता है। गर्म पानी से भारी ज़्यादा दबाव स्टीम बनती है जो टरबाइन्स को घुमाती है और इसी तरह आखिर में आपको बिजली मिलती है। और फिर वो गर्म स्टीम कूलिंग टावर में ठंडी की जाती है और इस अमल में काफ़ी सारा वाटर वेपर बनता है जो यहाँ निकल जाता है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले समझती कि ये खुद एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और ये बहुत सारा रेडियो एक्टिव स्मोक बना रहा है जो ख़तरनाक हो सकता है और माहौल में जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो ये सिर्फ एक कूलिंग टावर है और जो चीज़ ये निकाल रहा है वो वाटर वेपर है और वो पानी कभी भी यहाँ मौजूद किसी रेडियो एक्टिव मटीरियल के राब्ते में नहीं आता। तो ये ख़तरनाक नहीं है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स यानी रेडियो एक्टिव गन ज़रूर बच जाता है और इसे तहफूजी तौर पर ख़त्म करना ज़रूरी है। और यही एक मसला है जिस पर साइंसदान और इंजीनियर्स आजकल बहुत मुस्तैद होकर काम कर रहे हैं।